वो है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, या हम कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। प्रोडक्शन फंक्शन means technical or functional relationship between input and output. टेक्निकल रिलेशनशिप मीन्स कि शॉर्ट टर्म में जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो हम अज्यूम करके चलते हैं टेक्निक रिमेन्स कांस्टेंट, और फंक्शनल रिलेशनशिप मीन्स कि अगर हमें 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें कितना लेबर, कितनी कैपिटल चाहिए। अगर 45 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो हमें कितना लेबर, कितनी कैपिटल चाहिए। मींस जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है इनपुट पे। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? टेक्निकल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कि जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो डिपेंड करता है इनपुट पे, कितना इनपुट हम यूज कर रहे हैं। अब शॉर्ट टर्म में हमारा जो टेक्निक है वो तो हमारी कांस्टेंट रहती है, और प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर, फॉर एग्जांपल लेबर। जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन में जो भी क्वांटिटी है, जो आउटपुट है किसी भी कमोडिटी का, वो डिपेंड करता है, वो फंक्शन है किसका? लेबर एंड कैपिटल। मींस शॉर्ट रन में जो भी प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है सिर्फ वेरिएबल फैक्टर पे, क्योंकि इसमें हम टेक्निक को क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। और लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन फंक्शन है, मींस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब लॉन्ग रन में जो भी प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है दोनों ही फैक्टर्स पे। शॉर्ट टर्म में तो जो भी क्वांटिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सिर्फ वेरिएबल फैक्टर पे। इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड by increasing variable factor only because technique remains constant. But in long run, quantity of commodity X is depend upon both the factors. देखो शॉर्ट रन में हमने यहाँ पे कैपिटल, फॉर एग्जांपल हम मशीन मान लें इसको, तो यहाँ पे ये लगा दिया हमने ये बात। इट मींस टेक्निक क्या है? कांस्टेंट। और लॉन्ग रन में जो भी प्रोडक्शन है कमोडिटी एक्स का, वो दोनों ही फैक्टर पे डिपेंड है। तो शॉर्ट टर्म में जो भी हमारे फैक्टर है उसमें हम एक फैक्टर को वेरिएबल और दूसरे फैक्टर को फिक्स्ड मानते हैं, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है। लेकिन लॉन्ग रन में जो भी दोनों फैक्टर है वो दोनों क्या है? वेरिएबल फैक्टर। तो शॉर्ट टर्म में आउटपुट इज डिपेंड अपॉन ओनली वेरिएबल फैक्टर, और लॉन्ग रन में जो भी आउटपुट है वो डिपेंड करता है ऑन बोथ द फैक्टर्स। और दोनों ही फैक्टर क्या है? वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर नहीं है। मींस प्रोड्यूसर अगर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहे तो वो टेक्निक भी और परचेज कर सकता है, मशीन और परचेज कर सकता है, और लेबर को भी इंक्रीज कर सकता है। तो शॉर्ट रन में जो भी प्रोडक्शन फंक्शन है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपेंड करता है सिर्फ एक फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर पे, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर। रिटर्न मीन्स आउटपुट, रिटर्न टू अ फैक्टर, कि जो भी आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंड है? सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर, वेरिएबल फैक्टर के ऊपर।
क्योंकि टेक्निक क्या रहेगी, कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता शॉर्ट रन में। तो जो भी प्रोडक्शन अगर प्रोड्यूसर इंक्रीज करना चाहे तो वो किसकी वजह से होगा, वेरिएबल फैक्टर लेबर की वजह से। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिटर्न टू ए फैक्टर। लेकिन लॉन्ग रन में जो भी प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है दोनों फैक्टर पे, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। शॉर्ट रन में तो जो रिटर्न है आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड है, एक फैक्टर के ऊपर, वेरिएबल फैक्टर, इसीलिए हम इसको कहते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर। और लॉन्ग रन में रिटर्न टू स्केल। अब शॉर्ट रन में क्योंकि जो एक फैक्टर है वो फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो शॉर्ट रन में जो फैक्टर रेशो है वो क्या होगा, चेंज होगा, फैक्टर रेशो चेंजेस। कैसे, अब शॉर्ट रन में फॉर एग्जांपल 40 है क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की, ये डिपेंड है 4 लेबर और 2 मशीन्स पे। अब अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहे 40 से 45, तो इस केस में जो हमारी मशीन है वो कांस्टेंट रहेंगी, सिर्फ लेबर को इंक्रीज कर दिया। तो देखो फैक्टर रेशो पहले था 4:2 यानी कि 2:1, लेकिन अब फैक्टर रेशो हमारा चेंज हो गया। क्या है, पहले तो था 4:2, अब कितना हो गया 5:2। अगर और प्रोडक्शन को इंक्रीज करें तो यहाँ पे लेबर को इंक्रीज कर दिया, लेकिन मशीन क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसमें रेशो क्या हो गया 6:2। लेकिन लॉन्ग रन में क्योंकि दोनों ही फैक्टर वेरिएबल फैक्टर हैं, तो अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो यहाँ पे अगर पहले रेशो है 4:2 का कि 2 मशीन है और 4 लेबर है, तो अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहे तो यहाँ पे जो लेबर है वो भी इंक्रीज हो सकता है और जो मशीन्स है उसकी संख्या भी इंक्रीज हो सकती है। तो अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहे तो दोनों ही फैक्टर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशो क्या है 2:1 और यहाँ पे भी रेशो क्या है 2:1। तो शॉर्ट रन में जो फैक्टर रेशो है इट चेंजेस, बट इन लॉन्ग रन फैक्टर रेशो रिमेन्स कांस्टेंट, वही रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें स्केल ऑफ आउटपुट की, देखो ध्यान रखना है फैक्टर रेशो शॉर्ट रन में चेंज होगा, लॉन्ग रन में कांस्टेंट रहेगा। लेकिन स्केल ऑफ आउटपुट मींस कि प्रोडक्शन को इंक्रीज हम कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में तो जो स्केल ऑफ आउटपुट है ये क्या है, चेंज होगा। फैक्टर रेशो तो कांस्टेंट है लेकिन स्केल ऑफ आउटपुट चेंजेस, क्योंकि दोनों ही फैक्टर वेरिएबल फैक्टर हैं। तो अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहे तो वो जितनी चाहे मशीन परचेज कर ले, तो हम क्या कहेंगे, स्केल ऑफ आउटपुट चेंजेस। लेकिन शॉर्ट रन में क्योंकि जो मशीन है वो हमारी कांस्टेंट है, टेक्निक को हमने कांस्टेंट माना है, तो इसीलिए जो स्केल ऑफ आउटपुट है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब हमने यहाँ पे मशीन को लिया है 2 मशीन्स, तो 2 मशीन्स की जो भी कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल अगर 2 मशीन की जो कैपेसिटी है वो है कि वो सिर्फ 1000 यूनिट तक प्रोडक्शन कर सकती है, मैक्सिमम कैपेसिटी उनकी है, तो स्केल ऑफ आउटपुट क्या रहेगा 0 to 1000, मींस इससे ज्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। हाँ पॉसिबल है अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी है तो। वैसे जो मशीन है उनकी जो कैपेसिटी है वही रहेगी, तो शॉर्ट रन में फैक्टर रेशो तो चेंज होगा लेकिन जो स्केल ऑफ आउटपुट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि जो मशीन्स की कैपेसिटी है सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं कि 0 से 1 2 10 20 100 200 300 1000 तक मैक्सिमम। लेकिन लॉन्ग रन में क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो मशीन्स को भी इंक्रीज कर सकता है और मशीन परचेज कर सकता है, तो वो प्रोडक्शन को जितना चाहे इंक्रीज कर सकता है। तो इसीलिए इसमें लॉन्ग रन में हम क्या कहेंगे, स्केल ऑफ आउटपुट चेंजेस। इसमें फैक्टर रेशो कांस्टेंट है
लेकिन स्केल ऑफ आउटपुट जो है वो चेंज होगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? टेक्निकल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। टेक्निकल मीन्स, क्योंकि देखो हम इसमें टेक्निक की बात कर रहे हैं, टेक्निकल रिलेशनशिप है। और फंक्शनल रिलेशनशिप की जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है इनपुट पे। शॉर्ट रन में जो प्रोड्यूसर है वो फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों का यूज करता है, लेकिन प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर ओनली। लेकिन लॉन्ग रन में जो दोनों ही फैक्टर हैं वो वेरिएबल फैक्टर है। मींस अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहे तो मशीन भी परचेज कर सकता है, लेबर को भी इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम कहते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर। सिर्फ एक फैक्टर की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। और लॉन्ग रन में हम कहते हैं रिटर्न टू स्केल, कि दोनों ही फैक्टर की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। टोटल प्रोडक्ट यानी कि टीपी, या इसको हम बोल सकते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। टीपीपी, तो कंफ्यूज नहीं होना, टीपी लिखा है या टीपीपी लिखा है, सेम। टोटल प्रोडक्ट क्या है? सम टोटल ऑफ आउटपुट। देखो हमें नाम से पता चल रहा है टोटल प्रोडक्ट, तो सम टोटल ऑफ आउटपुट बाय all variable factors, by using all variable factors with some amount of fixed factor। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की। तो शॉर्ट रन में जो प्रोड्यूसर है दो फैक्टर यूज करता है, एक तो फिक्स्ड फैक्टर, तो फिक्स्ड जो फैक्टर है उसकी क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी, और जो वेरिएबल फैक्टर है ये चेंज होगा। तो टोटल प्रोडक्ट मींस सम टोटल ऑफ आउटपुट by using all the units of variable factor with some amount of fixed factor। जो टोटल प्रोडक्ट है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो टीपी है वो क्या है? समीशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो जो टोटल प्रोडक्ट है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? समीशन ऑफ एमपी। अब नेक्स्ट हमारा है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट मींस चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। एडिशनल जो प्रोडक्ट है उसको हम कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट्स। एमपी मींस चेंज इन टीपी, change in TP when one more unit of variable factor is used। When one more unit of variable factor is used with fixed factor। fixed factor तो हमारा constant है ही। अब fixed factor के साथ हम जैसे जैसे एक एक फैक्टर को, वेरिएबल फैक्टर को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो जो भी चेंज होगा टोटल प्रोडक्ट में उसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट। और मार्जिनल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल प्रोडक्ट एमपीएन टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। तो मार्जिनल
प्रोडक्ट क्या है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन one more unit of variable factor is combined with fixed factor. और मार्जिनल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल प्रोडक्ट, यानी कि अगर थर्ड यूनिट है टोटल प्रोडक्ट की, उसमें से हम माइनस कर देंगे सेकंड पीएमपी। जिस भी वेरिएबल फैक्टर के लिए हमें कैलकुलेट करना है, अगर थर्ड वेरिएबल फैक्टर थर्ड यूनिट के लिए हमें मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो टोटल प्रोडक्ट हम थर्ड यूनिट का लेंगे और उसमें से लेस कर देंगे n-1, यानी कि टीपी सेकंड। एवरेज प्रोडक्ट अब एवरेज प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट यानी कि आउटपुट, प्रोडक्ट मींस आउटपुट, एवरेज पर यूनिट। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या है? आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्ट तो क्या है कि जैसे जैसे हम एक एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाएंगे, तो एक वेरिएबल फैक्टर के ऐड होने से कितना टोटल चेंज हुआ है टोटल प्रोडक्ट में। लेकिन एवरेज मींस जितने भी लेबर या तो पर यूनिट जो भी वेरिएबल फैक्टर है उसको हम क्या कहेंगे? एवरेज प्रोडक्ट। और एवरेज प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रोडक्ट अपॉन में जो भी यूनिट्स हैं लेबर की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या इसको हम बोल सकते हैं रिटर्न्स टू ए फैक्टर, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। तो अगर आपसे पूछे तो इनका मीनिंग सेम है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मींस शॉर्ट रन में जो भी प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाता है वो किसकी हेल्प से? वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से। इसका भी सेम मीनिंग है। रिटर्न्स टू ए फैक्टर मींस जो भी आउटपुट है किसकी वजह से? सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल फैक्टर की वजह से, क्योंकि जो टेक्निक है उसको तो हम कांस्टेंट मान रहे हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न्स टू अ फैक्टर, या इसको हम कहें डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न मींस कि कोई भी प्रोड्यूसर है वो जैसे जैसे मशीन के साथ लेबर को इंक्रीज करेगा तो उसको डिमिनिशिंग रिटर्न की जो स्टेज है वो उसको जरूर फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है कि अच्छी टेक्निक यूज कर रहा हो तो थोड़े टाइम के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न वाली स्टेज आए, लेकिन वो आएगी जरूर। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न टू अ फैक्टर या डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर हम बोल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न टू अ फैक्टर मींस एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर, और ये भी ध्यान रखना मोर एंड मोर वन बाय वन, हम एक एक करके हमें लेबर को इंक्रीज करना है। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, कि जैसे जैसे हम जो मशीन है टेक्निक हम यूज कर रहे हैं उसके साथ जैसे जैसे वन बाय वन वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे, इनिशियली एमपी इंक्रीज, पहले मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, बट अ स्टेज मस्ट कम व्हेन एमपी डिक्रीजेस। मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न जो स्टेज है वो हर एक प्रोड्यूसर को फेस करनी पड़ती है अगर वो लेबर को इंक्रीज करता रहेगा विद मशीन। तो पहले मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, फिर डिमिनिश होगा, इट मे बी जीरो और नेगेटिव ऑल्सो। अब अगर मशीन के साथ जो कैपिटल है
वो फिक्स्ड है 1 1 2 2 3 3 जो भी हम अज्यूम कर ले, लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे जैसे हम मशीन के साथ लेबर को इंक्रीज करते जाएंगे तो शुरू शुरू में तो एमपी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जब कम लेबर होते हैं तो मशीन का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा होता। तो जैसे जैसे मशीन के साथ लेबर को हम इंक्रीज करते हैं तो एक आइडियल फैक्टर रेशो होता है कि एक मशीन के साथ 4 लेबर चाहिए या 3 लेबर चाहिए। तो शुरू शुरू में जब फिक्स्ड फैक्टर के साथ प्रोड्यूसर लेबर को इंक्रीज करता है तो जो फिक्स्ड फैक्टर है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। जो वर्कर्स हैं वो अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल हो जाता है जिससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, बेटर कोऑर्डिनेशन बनता है जिसकी वजह से शुरू शुरू में एमपी इंक्रीज होता है। लेकिन अगर एक आइडियल फैक्टर रेशो होता है कि एक मशीन के साथ 3 लेबर चाहिए, उसके बाद भी अगर प्रोड्यूसर लेबर को इंक्रीज कर रहा है 1 बाय 1 तो टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज होगा, लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब अगर जरूरत से ज्यादा एक मशीन के साथ जरूरत से ज्यादा अगर लेबर को कंबाइन कर दे प्रोड्यूसर तो हो सकता है कि 9th जो लेबर लगाया उसकी वजह से जो भी टोटल प्रोडक्ट में कोई चेंज ही ना हो, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0। अगर और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दे उसी मशीन के साथ तो इतना ज्यादा पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाए कि लोग एक दूसरे के काम को डिस्टर्ब करना शुरू कर दें, तो सिचुएशन में जो एमपी है वो नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होना शुरू हो सकता है। ऐसा मोस्टली हम देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में कि फार्म पे जब भी जाते हैं तो मोस्टली फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सारे पहुंच जाते हैं। तो देखने में तो ये लगता है कि सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर कुछ मेंबर्स को हम ना लेके जाएं तो भी हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज नहीं होता, उतना ही होता है जितना सारे के जाने से जितना हो रहा है उतना ही अगर कुछ को हम घर पे छोड़ दे तो भी। या पब्लिक सेक्टर में भी हम देखते हैं कि जरूरत से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा दी जाती है जितनों की जरूरत नहीं होती। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न टू अ फैक्टर मींस कि अगर एक मशीन, एक मींस जितने भी 2 3 4 जो भी प्रोड्यूसर के पास है, तो जो टेक्निक है वो फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड फैक्टर के साथ अगर 1 बाय 1 हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करें तो शुरू शुरू में तो जो एमपी है वो इंक्रीज होगा और टीपी इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग रेट, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। उसके बाद एमपी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी भी टीपी इंक्रीज होगा बट विद डिमिनिशिंग रेट, उसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। उसके बाद भी अगर प्रोड्यूसर मशीन के साथ लेबर को इंक्रीज करता रहे तो एमपी 0 हो सकता है और टीपी होगा मैक्सिमम और कांस्टेंट। एमपी नेगेटिव भी हो सकता है, और अगर एमपी नेगेटिव होगा तो टीपी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर।